आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेसेस, यानी कि वक्राकार पृष्ठ जो होंगे उनसे अपवर्तन अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने जो भी रिफ्रैक्शन पढ़ा हुआ था वो प्लेन सरफेस उसमें होती थी। आप चाहे स्लैब याद करिए, स्लैब में भी प्लेन सरफेस रहती थी, दोनों तरफ की, इधर वाली भी सरफेस प्लेन होती थी, इधर वाली भी सरफेस प्लेन होती थी। प्रिज्म के थ्रू हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा, प्रिज्म में भी आपको याद होगा भले उसकी सरफेसेस पैरेलल नहीं थी लेकिन दोनों सरफेसेस उसकी कैसी होती थी, प्लेन सरफेस थे। अब हम लोग जो रिफ्रैक्शन स्टडी करेंगे दैट विल बी रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेसेस। ऐसे घूमी हुई सरफेस होंगी उनसे हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। कर्व्ड सरफेस आपकी स्फीयर की भी होती है और कर्व्ड सरफेस आपकी सिलेंडर की भी होती है। गोले की भी सरफेस वक्राकार होती है और बेलन की भी सरफेस वक्राकार होती है। तो अब फिर से वही क्वेश्चन है कि हम लोग कौन सी वक्राकार पृष्ठ से अपवर्तन को स्टडी करेंगे। तो आंसर है इन दोनों में से जो सबसे कॉमन शेप है गोले की, सबसे कॉमन शेप गोलाकार शेप है। तो वक्राकार पृष्ठों से अपवर्तन में हम कौन सा वक्राकार पृष्ठ यूज करेंगे? क्या बेलनाकार पृष्ठ यूज करेंगे या गोलाकार सरफेस यूज करेंगे? तो आंसर है हम लोग गोलाकार पृष्ठ का यूज करेंगे। स्फेरिकल सरफेसेस, गोलीय पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन। गोलाकार पृष्ठ और बेलनाकार पृष्ठ में क्या फर्क है? गोलाकार पृष्ठ भी घुमावदार होता है, बेलनाकार पृष्ठ भी घुमावदार होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? मैं 1 मिनट में आपको ये बताता हूं कि गोलाकार और बेलनाकार सरफेस में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, ये एक गोलाकार सरफेस है, ठीक है, ये मैंने एग्जांपल के लिए लिया है, अदरवाइज हम लोग वो सरफेस पढ़ेंगे जो ग्लास का बना होगा, कांच का। गोलाकार सरफेस की खास बात देखिए, और सिलेंड्रिकल सरफेस में भी वक्र होता है, घुमाव होता है उस पर भी, लेकिन दोनों के वक्र में डिफरेंस क्या है इस चीज का देखो। गोले की जो सरफेस है उसमें आप ऐसा चलो तो भी कर्व, ऐसा चलोगे तो भी कर्व, ऐसा चलो तो भी कर्व, ऐसा चलो तो भी कर्व। आप गोलाकार सरफेस में, स्फेरिकल सरफेस में किधर भी चल के चले जाओ, दोनों तरफ हर बार आपको क्या मिलेगा? कर्व मिलेगा। लेकिन अगर कोई सरफेस बेलनाकार है, जैसे कि ये बेलन की शेप की है, अब बेलनाकार सरफेस में ऐसे चले तो कर्व, घुमाव है। अब जरा ऐसे चल के देखो आप, कर्व मिलेगा क्या आपको? ऐसे चलोगे तो बिल्कुल क्या हो गया, ये सीधा हो गया बिल्कुल। तो बेलनाकार, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल दोनों सरफेसेस में ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है। आपने स्फेरिकल सरफेस देखी, उसमें ऐसा कर्व, ऊपर से नीचे जाओ तो भी कर्व, दाएं से बाएं जाओ तो भी कर्व, ऐसा भी कर्व, ऐसा भी कर्व, जैसा भी चलो कर्व। लेकिन सिलेंड्रिकल सरफेस में आप ऐसा चलो तो कर्व, ऐसा चलो तो भी कर्व, लेकिन ऊपर से नीचे जाओ देयर इज नो कर्व, कोई कर्व नहीं बनता। तो इन दोनों में जो सबसे कॉमन सरफेस है कर्व की, वो हम स्फेरिकल सरफेस को कंसीडर करेंगे। स्फेरिकल सरफेस ले रहे हैं, स्फेरिकल सरफेस में जैसे कि ये सरफेस है, ये एक स्फीयर है, कांच का बना हुआ सॉलिड ग्लास स्फीयर। सॉलिड मीन्स ठोस, ग्लास का स्फीयर है, कांच का गोला, ठीक है। जैसे आपकी बॉल, फुटबॉल होती है और फुटबॉल अंदर से खोखली होती है, आप ये मान लो कि ये कांच का बना है और पूरा ठोस है, जैसे कि मार्बल, कंचा सबने देखा है, कंचे जैसे, और ये बड़ी सी सरफेस है थोड़ी सी। तो आप किसको इमेजिन करेंगे यहाँ पर? मार्बल्स को इमेजिन करिए, कंचे को इमेजिन करिए, वैसी एक सरफेस ये हमारे पास है। आपको मैं बताऊं, जितनी भी स्फेरिकल सरफेस होंगी, मैंने अभी क्या समझाया आपको, कर्व्ड सरफेस के थ्रू हम रिफ्रैक्शन पढ़ने चल रहे हैं, और कर्व्ड में भी हमने कौन सी सरफेस को प्रेफर किया? सिलेंडर को प्रेफर किया, बेलन को, या स्फीयर को, गोले को?
स्फीयर को हमने प्रेफर किया। तो हमारी जितनी भी सरफेसेस यहां पर हम स्टडी करेंगे दैट विल बी स्फेरिकल सरफेसेस, क्योंकि वो एक कॉमन शेप है, हर तरफ से कर्व उसमें मिलता है हमको। तो ये एक सॉलिड ग्लास का स्फीयर है लाइक अ मार्बल, एक कंचे के जैसा, ठीक है। अच्छा, हर स्फेरिकल सरफेस में एक बहुत स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक बहुत ही स्पेशल लक्षण, उसका एक क्वालिटी आप कह सकते हैं होती है। क्या क्वालिटी होती है मैं आपको बताता हूं। एक स्फेरिकल सरफेस मेरे पास ऐसा है, एक स्फेरिकल सरफेस मेरे पास ऐसा है, एक स्फेरिकल सरफेस मेरे पास ऐसा है। ये तीन मेरे पास स्फेरिकल सरफेसेस हैं। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। इन तीनों में डिफरेंस ये है कि अगर मैं तीनों को ऐसा कंप्लीट करूं, इससे भी एक स्फीयर बनेगा। अगर हम इसको कंप्लीट करेंगे, इसका भी एक स्फीयर बनेगा। अगर हम इसको कंप्लीट करेंगे तो इसका भी एक स्फीयर बनेगा, ठीक है। इस स्फीयर का सेंटर यहां, इसका सेंटर देयर शुड बी समवेयर हियर, इस बड़े वाले का बी का सेंटर यहां पर होगा, सेंटर ऑफ सरफेस ए, एंड सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ सरफेस बी। ये एक और बड़ा सा सरफेस है, एक और बड़ा सा गोला है, इसका सेंटर यहां पर कहीं पर होगा, सेंटर ऑफ सरफेस सी, ठीक है। इन तीनों में किस चीज का डिफरेंस है? तो आप ध्यान से देखिए इन तीनों में किस बात का डिफरेंस है। ये वाली जो सरफेस है ये भी ऐसे घूमी हुई है, ये भी मुड़ी हुई है और ये भी मुड़ी हुई है, तीनों सरफेसेस मुड़ी हुई है। इसमें से सबसे कम कौन सा मुड़ी है और सबसे ज्यादा कौन सी मुड़ी हुई है? ये जो सरफेस आप बाहर देख रहे हैं इसमें भी ये भी मुड़ी हुई है, घुमाव है इसमें भी, लेकिन इसका घुमाव थोड़ा कम है। बी वाली सरफेस और ज्यादा घुमाव है, जो ए वाली सरफेस है उसमें और ज्यादा मोड़ है। तो जो जितनी ज्यादा घूमी हुई होती है हम बोलते हैं कि उसका कर्वेचर उतना ज्यादा है। एक वर्ड यहां पर क्या आया? कर्वेचर। कर्वेचर यानी कि वक्रता। कर्वेचर यानी कि क्या होता है? वक्रता। हम उसको अंग्रेजी में हिंदी में बोलेंगे और ये नाम आपने सुना होगा वक्रता। तो जो जितना ज्यादा घुमा होगा, इन तीनों में सबसे कम कौन सा घुमा है? सी। उससे ज्यादा थोड़ा सा कौन घुमा है? बी। और सबसे ज्यादा कौन सा घुमा हुआ है? ए। तो इसमें सबसे ज्यादा कर्वेचर किसका? मैंने बोला जो जितना ज्यादा घुमा होगा उसका कर्वेचर उतना ही ज्यादा। किसका कर्वेचर सबसे ज्यादा है? ए का कर्वेचर सबसे ज्यादा है, बी का कर्वेचर उससे भी कम, और सी की वक्रता उससे भी कम, सबसे कम। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं दैट कर्वेचर ऑफ सरफेस ए इज मोर देन कर्वेचर ऑफ सरफेस बी इज मोर देन कर्वेचर ऑफ सरफेस सी। यहां पर ए का कर्वेचर सबसे ज्यादा है, उससे भी कम कर्वेचर बी का है, और उससे भी कम कर्वेचर सी का है। कर्वेचर को पहचानने का एक और तरीका हम यूज कर सकते हैं। कैसे? एक ये पॉइंट मैंने ले लिया अपने आप से, इस पर एक टेंजेंट हमने खींच दी, स्पर्श रेखा। एक ये पॉइंट लिया और इस पर भी हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी ऐसे, और ये टेंजेंट और ये टेंजेंट दोनों के बीच यहां कुछ एंगल बनता है, से इट इज थीटा और 30 डिग्री, कुछ भी आप मान लो कि यहां पर ये एंगल बनता है। एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है, इतनी दूर ये दो पॉइंट्स हैं, और दोनों पॉइंट्स पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल बनता है, ठीक है। और अंदर वाली सरफेस पर आइए, एक पॉइंट मैंने यहां पर ले लिया, यहां पर पॉइंट ले लिया, यहां पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये टेंजेंट एक आती है। अगर मैं एक पॉइंट यहां पर ले लेता हूं और इस पर अगर मैं टेंजेंट को ड्रॉ करता हूं
तो ये टेंजेंट देखिए इधर की तरफ आती है। आपको क्या लगता है दोनों एंगल में कौन थोड़ा बड़ा दिख रहा है, कौन थोड़ा सा छोटा दिखता है? ए वाला ज्यादा बड़ा दिखता है। अब आप देखिए, अगर हम इसको अल्फा मान लें और इसको बीटा मान लें, दैट वी आर सीइंग दैट अल्फा और बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। और स्पेशलिटी देखिए जरा गौर से, यहां पर जो अल्फा एंगल बना था वो आप सरफेस पर इतनी दूर चल के बना था। जब सरफेस पर हम इतनी दूर चले गए तब अल्फा बना था, और ए सरफेस पे थोड़ी सी ही दूर चले और इससे बड़ा एंगल बन गया। समझ आ रहे? तो ऐसी सिचुएशन में हम समझते हैं कि ए का कर्वेचर कैसा है, ज्यादा, और बी का कर्वेचर सी का कर्वेचर कम है। तो किसका कर्वेचर कम होगा? जिसमें बहुत दूर चले जाइए और फिर भी एंगल कैसा बने, कम, उसका कर्वेचर कम होगा। और जिसमें थोड़ी सी ही दूर चलने पर बड़ा एंगल बन जाए उसका कर्वेचर ज्यादा। नहीं समझ में आया? तो हम इसके बारे में आपको क्या बता सकते हैं? सरफेस पर ज्यादा दूर जाने पर कोण छोटा बने। आप ज्यादा दूर चले गए तब जाके कहीं इतना एंगल बना। तो अगर किसी सरफेस पर ज्यादा दूर जाने पर कोण छोटा बने तो उसका कर्वेचर यानी कि उसकी वक्रता कैसी होगी? उसका कर्वेचर होगा कम। और अगर सरफेस पर थोड़ी दूर जाने पर ही कोण बड़ा बने, थोड़ी दूर जाने पर ही कोण बड़ा बने, थोड़ी दूर जाने पर ही अगर कोण बड़ा बन जाए तो समझ जाए उस सरफेस का कर्वेचर, उस सरफेस की जो वक्रता होगी वो ज्यादा है। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है? कर्वेचर पहचानने का हमारा एक तरीका ये भी है। और एक देखिए कितनी अच्छी बात है, ये जो हमने सरफेस ए बनाई थी ये उसका सेंटर है। सेंटर से सरफेस को अगर लाइन मिलाती है तो ये क्या है? उसकी रेडियस। ये सेंटर इस बी का है, यहां से अगर हम इसको मिलाएंगे तो ये इसकी रेडियस है। अगर ये सेंटर इस सरफेस सी का है, ये इसको ऐसा मिलाएंगे तो ये रेडियस किसकी होगी? सी की। क्या आपको याद है सबसे ज्यादा कर्वेचर किसका है? ए का कर्वेचर सबसे ज्यादा है, लेकिन आप गौर करें ए की रेडियस सबसे कम है। अब हमको एक बात और समझ में आती है, कर्वेचर इज अपोजिट टू द रेडियस। जिस स्फेरिकल सरफेस का रेडियस ज्यादा होगा उसका कर्वेचर कम होगा, और जिसका रेडियस कम होगा उसका कर्वेचर। समझ आया? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ये जो रेडियस यहां पर आती है ना, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। इस रेडियस को क्या बोला जाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हिंदी में क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या के बारे में अभी अभी एक जानकारी हमने क्या हासिल की कि वक्रता त्रिज्या वक्रता के विपरीत होती है। जिस गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अधिक होगी उस गोलीय पृष्ठ की वक्रता कम होगी। हम चाहें तो ये भी एक पॉइंट नोट कर सकते हैं। ये सब कर्वेचर के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, कर्वेचर कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे आप, ठीक है? यहां पर लिख सकते हैं जिस गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, जिस गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कम होगी उस पृष्ठ की वक्रता उतनी अधिक होगी।
उस पृष्ठ की वक्रता उतनी ही अधिक होती है। उस पृष्ठ की वक्रता उतनी ही अधिक होती है। एक ये भी आप जानकारी ध्यान रखिए, रेडियस से भी हम उसकी वक्रता को पहचान जाएंगे। तो कर्वेचर को कितनी तरीके से देखो सीख रहे हैं हम। पहला हमने कैसे, किस आधार पर सीखा? पहले ये सीखा कि कौन कम मुड़ा है, कौन ज्यादा मुड़ा है। जो कम मुड़ा था उसका कर्वेचर कम, और जो सबसे ज्यादा मुड़ा हुआ था ऐसे, उसका कर्वेचर सबसे ज्यादा। दूसरा हमने किस आधार पर सीखा? अगर पृष्ठ पर चलने में ज्यादा दूर चले और छोटा एंगल बने तो वक्रता कम, और थोड़ी दूर चलने से ही एंगल बड़ा बन जाए तो वक्रता ज्यादा। तीसरा हमने कैसे सीखा? जिसकी वक्रता त्रिज्या बड़ी होगी उसकी वक्रता कैसी होगी? कम, और जिसकी वक्रता त्रिज्या छोटी होगी उसकी वक्रता कैसी होगी? ज्यादा, कर्वेचर उसका ज्यादा होगा। ठीक है, ये जो सेंटर आप देख रहे हैं, हर सरफेस का अपना अपना एक सेंटर है। इस सेंटर को क्या बोलेंगे? तो इस सेंटर को बोलेंगे, बड़ा सिंपल, सबको कर्वेचर के साथ जोड़ रहे हैं। सो द सेंटर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। ये जो सेंटर्स बने हैं इनके नाम हम क्या रखेंगे? इनके नाम हम रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और हिंदी में इसको बोला जाएगा वक्रता केंद्र। तो याद रखिए, हर गोलाकार पृष्ठ का अपना एक सेंटर होता है, उस सेंटर को हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। हर त्रिज्या होती है सबकी अपनी अपनी, उसको हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, और कैसे कर्वेचर किसका ज्यादा होगा, किसका कर्वेचर कम होगा, ये सारी चीजें। अब अगर इसमें जो सरफेस का शेप होगा उसको आप देख सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए इसको अभी हटा देता हूं, बाद में इसको देखेंगे। सरफेस के नाम हमने रखे, अलग अलग टाइप की जो हमको पृष्ठ मिले गोलाकार, उनके हमने अलग अलग नाम रखे। जैसे एक पृष्ठ हमको पहले ये मिला, यहां सॉलिड ग्लास स्फीयर, चलिए बना रहने देते हैं इसको, क्योंकि इसका नाम भी हमने यहां लिख रखा है, इसको बना रहने देते हैं। इसके नोमेनक्लेचर आप यहां देखिए। एक मैंने सरफेस ऐसी बना दी, ठीक है, हमने इसी में से काट लिया। ये ठोस कांच का बना एक गोला है, जैसे कि कंचा बना होता है। इसको कहीं से भी आप काट दो, यहां सब कांच भरा हुआ है, ठोस बना है ना। कंचा कैसा होता है, अंदर बिल्कुल कांच भरा रहता है। उसको आप कहीं से भी ऐसा काट दीजिए। जब आप इस तरीके से यहां से काट देंगे तो ये लगभग आपको ऐसा दिखेगा, इस तरह से। उसको हमने यहां से ऐसा कट कर दिया है। ये चीज जो आप देखेंगे, ये जब आप, ये ऐसा दिख रहा है अभी आपको, ये जब आप सामने से देखेंगे ना तो ये आपको बिल्कुल प्लेट जैसा दिखेगा। ये इसका फ्रंट व्यू होगा, सामने से देखने का व्यू। समझ आ रहा है कुछ? कांच का एक कंची लीजिए आप, कंचा बड़ा सा, और उसको ऐसा कट कर दीजिए। तो जब आप ऐसा कट कर दोगे तो ये जब आप साइड से देखोगे तो ये आपको ऐसा दिखेगा, साइड से ऐसा दिख रहा है। लेकिन अगर इसको हम ऐसा करके आपको दिखाएंगे तो आप खुद सोचिए कैसा दिखेगा। ये गोल गोल दिखेगा आपको, प्लेट जैसा सामने से। ये फ्रंट व्यू, और ये साइड व्यू आपको दिखेगा। इसी को हम बोलते हैं लेंस। इसी को क्या बोलते हैं? लेंस। लेंस की कम से कम एक पृष्ठ वक्राकार होनी चाहिए। तो इसका इधर वाला पृष्ठ कैसा है? वक्राकार, और इधर वाला पृष्ठ कैसा है? समतल। अब हमने समतल पृष्ठों से अपवर्तन पढ़ लिया है, इसलिए हम केवल और केवल कौन से पृष्ठों से अपवर्तन पढ़ना चाहते हैं? वक्राकार। इस सरफेस से हमें कोई मतलब नहीं है, हम उस सरफेस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें केवल वक्राकार पृष्ठों से पढ़ना है। ठीक है, हमने जब इसको काटा, कभी कभी कुछ सरफेसेस ऐसी होंगी, जब आप काटेंगे तो ऐसी सरफेस आपको मिलेगी। इसमें आप देखेंगे कि इधर की तरफ पूरा ग्लास भरा हुआ है, ऐसा।
इधर की तरफ पूरा का पूरा कांच भरा हुआ है, ये पूरा ग्लास भरा हुआ है, और इधर की तरफ कौन है, एयर। ठीक है, तो यहां सघन माध्यम है और यहां विरल माध्यम है। यहां से हम किरणों को ऐसा इसमें आपतित करेंगे। तो ऐसी अगर कोई सरफेस है जिसमें इधर की तरफ सघन माध्यम है और जिधर से लाइट डाल रहे हैं वो सरफेस अंदर की ओर दबी हुई है। थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर इस सरफेस के बीचों बीच हम ऐसे लाइन खींच दें एक, तो आप इस सरफेस को देखिए, ये सरफेस बीच में कैसी है, दबी हुई है, और किनारों पर कैसी है, निकली हुई है। निकली हुई है, तो अगर एक लाइन हम ऐसे खींचते हैं तो ये पृष्ठ ऐसा है जो बीच में दबा हुआ है और किनारों पर निकला हुआ है, उभरा हुआ है। तो ये प्रेस्ड एट द सेंटर एंड बल्ज्ड एट द कॉर्नर एट द साइड। किनारों पर उभार है, इसमें निकला हुआ मोटा है, और बीच में कैसा है, दबा हुआ दिखाई दे रहा है आपको। इस वाली सरफेस को हम बोलेंगे उत्तल पृष्ठ। सॉरी, उत्तल नहीं, इस वाले पृष्ठ को हम बोला करेंगे अवतल पृष्ठ। हिंदी में इसको अवतल पृष्ठ बोलेंगे, अंग्रेजी में इसको कॉनकेव सरफेस कहते हैं। ऐसा, ठीक है। एक सरफेस ऐसी भी हो सकती है, देखिए ऐसी, जिसमें इधर की तरफ ग्लास हो सकता है, ये इधर की तरफ पूरा का पूरा ये कांच भरा हुआ है, और हम लाइट इधर से इसमें इंसिडेंट करेंगे, लाइट इधर से हम डालेंगे इस पे। तो जब लाइट इधर से जाएगी, यहां पर एयर है, यहां पर ग्लास है, ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। तो इस प्रकार के पृष्ठ को क्या बोलेंगे। इसमें भी देखो, इसमें भी क्या खास बात है, आप देखिए, अगर इसमें भी एक ऐसी लाइन खींचोगे सीधी, तो बीच में ये पृष्ठ देखो बाहर की तरफ उभरा हुआ है। तो ये वाला सरफेस बीच में कैसा है, उभरा हुआ, और किनारों पर देखो कैसा है, दबा हुआ अंदर की तरफ। तो ये वाले सरफेस को हम बोलेंगे उत्तल पृष्ठ। उत्तल पृष्ठ, या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस, ये इसका नाम है। समझ आ रहा है कुछ। तो बहुत ध्यान रखें, अगर बीच में उभरा हुआ है, किनारों पर दबा हुआ सरफेस है, तो वो सरफेस कौन सा होगा, उत्तल पृष्ठ। अगर बीच में दबा हुआ है और किनारों पर ऐसा बल्ज्ड है, तो फिर ऐसी सरफेस को बोलेंगे अवतल पृष्ठ। याद रहेगा सभी को, ठीक है। अब अगर मैंने एक सरफेस ऐसी बना दी, एक लाइन ऐसे बना दी, अब बताएं मैंने कौन सी सरफेस बनाई है, अवतल बनाई है। वेरी गुड, पता ही नहीं है कौन सी सरफेस है, आप कैसे जान गए कि अवतल है। ना हमने आपको यह बताया कि लाइट किधर से डाल रहे हैं, ना हमने आपको यह बताया कि डेंसर मीडियम किधर है। देन हाउ कैन यू डिसाइड दैट दिस इज अ कॉनकेव सरफेस, यू कांट डिसाइड इट, आप डिसाइड नहीं कर सकते। इसलिए आप गलती मत करिए, ये कौन सी सरफेस है, वी कांट डिसाइड इट। एंड द वेरी फर्स्ट वी शुड इंक्वायर दैट वेयर इज इट्स डेंसर मीडियम, इसका डेंसर मीडियम कहां है, ये आपको इंक्वायरी करनी चाहिए पहले। अगर मैं कह दूंगा, अगर मैंने बोल दिया ये इसका डेंसर मीडियम है, बताएं कौन सा सरफेस है ये, उत्तल पृष्ठ। आपने तो अवतल बोला था, समझ आ रहा है। तो क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे आप रिमूव करोगे। आप जबरदस्ती किसी चीज को नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये कौन सा पृष्ठ है, उत्तल पृष्ठ है, क्योंकि इसके इधर डेंसर मीडियम है और इधर रेयरर मीडियम है। और प्रकाश की किरण, हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम लोग कहाँ हैं, रेयरर मीडियम में, विरल माध्यम में हम लोग हैं, और जहां पर हम हैं वहीं से किरण भेजेंगे। हम लोग कंचे के भीतर तो नहीं है ना, तो वहां से किरण तो नहीं डाल सकते। हम लोग एयर में हैं तो एयर से ही रे को डाल सकते हैं। तो हम ये सोचते हैं हमेशा कि रे हम इधर से अब भेजेंगे। अगर इधर से भेजेंगे तो आप ध्यान से देखिए, इधर खड़े होके आप देखेंगे तो ये बीच में कैसी है, उभरी हुई, और किनारों पर प्रेस्ड। इसलिए ये सरफेस कौन सी सरफेस है, उत्तल पृष्ठ है। याद रहेगा।
भूलोगे तो नहीं आप, गलती मत करिए। देखिए बताएं ये कौन सी सरफेस बनाई हमने ना, अभी हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप उत्तल कह दोगे तो मैं इधर सघन माध्यम कर दूंगा, अगर आप अवतल कहते हो तो मैं इधर सघन माध्यम कर दूंगा। तो जब तक आपको डेंसर मीडियम का आइडिया ना हो, पता ना हो, तब तक आप डिसाइड मत करिए, कंफर्म मत करिए कि ये कौन सी सरफेस है। सबसे पहले जब जैसे ही कोई पूछेगा कि ये कौन सी सरफेस है, आपको सबसे पहले उससे एक काउंटर क्वेश्चन करना है कि इसका डेंसर मीडियम कहां है। और जब वो आपको डेंसर मीडियम बताएंगे उसके बाद ही आप डिसाइड करिए कि ये कौन सा सरफेस है। तो बताएं ये कौन सा सरफेस है, डेंसर मीडियम कहां है। पहले मैं ये बताऊं कि इसका डेंसर मीडियम कहां है। तो इसका डेंसर मीडियम यहां है भाई, ये लीजिए। आप बताएं कौन सा सरफेस है, उत्तल है कि अवतल। तो उत्तल तो हमने यहां बनाया था, तो हमने वहां भी बना दिया। एक सरफेस हम दो जगह बना सकते हैं। समझ आ रहा है आपको? तो अभी आपको उत्तल और अवतल पृष्ठ को पहचानना समझ आया। अच्छा, जब आपने इसको काटा तो इधर से लाइट रे हम डालेंगे। यहां पर ये कौन से सरफेस आपको दिख रही है, उत्तल पृष्ठ हमको दिख रहा है, ये उत्तल पृष्ठ। अभी के लिए फिलहाल कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस है ये। कॉन्वेक्स सरफेस अगर है तो अभी मैंने बताई कोई भी कर्वेचर वाली सरफेस होगी, कोई भी स्फेरिकल सरफेस होगी, उसमें दो तीन चीजें तो होती हैं। जैसे एक उसका वक्रता केंद्र होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैन यू टेल मी वेयर इज इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा, इसका वक्रता केंद्र कहां पर होगा? क्या वक्रता केंद्र इधर होगा, इधर होगा, ऊपर होगा, नीचे? वेयर विल बी इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर? कहां होगा, किधर की तरफ? यहां पर, क्योंकि ये जिस भी गोले से काटा गया है उसका सेंटर यहां पर है। तो इस उत्तल पृष्ठ का ये चीज क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हिंदी में बताइए, वक्रता केंद्र। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र, रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या, केवल कर्वेचर तो वक्रता उसका घुमाव। ठीक है, ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां है? अगर मैंने ऐसा कोई सरफेस ले लिया है तो आप सेंटर से, जो स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं उनमें सेंटर से कहीं पर भी मिला दो आप, वो क्या बन जाती है, रेडियस। तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां है? अगर आप ये ऐसा मिला दोगे तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई, ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई, ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई। ये सब इस उत्तल पृष्ठ की रेडियस ऑफ कर्वेचर है। रेडियस को रिप्रेजेंट किससे करा करेंगे हम? आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर कभी भी कोई भी बोलेगा कि किसी भी गोलीय पृष्ठ की रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां है, वक्रता त्रिज्या, देन व्हाट शुड यू डू? आपको क्या करना चाहिए? आपको करना ये चाहिए कि उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसकी सरफेस को कहां पर मिलाना चाहिए, उसके सेंटर से उसकी सरफेस को कहीं पर भी मिला दो, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, अच्छा एक बात और, अगर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है और अगर मैं यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, एक स्पर्श रेखा इस पर अगर मैं खींच देता हूं ऐसे, तो आपको तो पता ही है ये उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये इस पॉइंट पर मैंने एक स्पर्श रेखा खींची हुई है और आप सभी जानते हैं देन रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। त्रिज्या सदैव स्पर्श रेखा पर लंब होती है, सबको मालूम है। तो ये एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो गोलीय पृष्ठ पर लंबवत होती है? अब देखो ना, ये जो वक्रता त्रिज्या है ये इस पॉइंट पर जो हमने स्पर्श रेखा खींची उस पर लंब है कि नहीं लंब है? तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो गोलीय पृष्ठ पर कैसी होती है, लंब?
समझ आया? अब इतनी बात हमको समझ आ गई। तो अगर मैंने आपको बोला कि मुझे गोलीय पृष्ठ के इस बिंदु पर एक लंब चाहिए, देखो अभी अभी आपने क्या सीखा है कि किसी गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, यानी कि सेंटर से उसको अगर मिलाओगे तो वो उस पृष्ठ पर क्या होती है? लंब होती है। ये सीखा आपने। क्या ये सिर्फ यहां लंब होती है? यहां अगर खींचेंगे तो लंब नहीं आएगी क्या? आएगी लंब, क्योंकि ये भी स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, तो यहां पर भी इसके बीच का एंगल कितना होगा? तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी गोलीय पृष्ठ की जो त्रिज्या होगी, उसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी, उसके सेंटर से आप सरफेस को मिलाओगे, वो सरफेस पर क्या होगी? लंब होगी। ये आप सबको क्लियर है? ठीक। अब इसका उल्टा सुनिए। मैंने आपको बोला कि ये एक गोलीय पृष्ठ है और मुझे इस गोलीय पृष्ठ के इस पॉइंट पर अभिलंब चाहिए, नॉर्मल चाहिए मुझे। बताएं कैसे कर, क्या बना, क्या करा जाए? इस पॉइंट पर अभिलंब बनाना है, कैसे बनाएंगे? समझ नहीं आया? अभी भी तो हमने बताया आपको कि किसी भी गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, यानी कि अगर आप गोलीय पृष्ठ के केंद्र से पृष्ठ को कहीं पर भी मिला दो तो वो लाइन उस पृष्ठ पर कैसी होती है? तो ठीक तो है। अब मैं इस पर लंब बोल रहा हूं कि लंब मांग रहा हूं मैं आपसे? प्लीज ड्रॉ अ नॉर्मल एट दिस पॉइंट ऑफ द सरफेस। क्या करना चाहिए मुझे? केंद्र से मिला देना चाहिए। इट्स वेरी सिंपल। तो अगर मैं इस पॉइंट पर आपसे लंब बोल रहा हूं कि मुझे लंब बना के दिखाओ, तो इस पॉइंट को आपको सेंटर से मिला देना चाहिए एंड दिस विल बी द नॉर्मल एट दिस पॉइंट ऑफ दिस सरफेस। इस पृष्ठ के इस बिंदु पर ये वाली लाइन अभिलंब का काम करेगी। नहीं समझ आया? आया समझ में कुछ आपको? तो इतनी सारी चीजें। सबसे पहले तो आपको कर्व्ड सरफेसेस, यानी कि जो स्फेरिकल सरफेसेस हैं, गोलाकार पृष्ठ जो हैं, इन्हें आप क्या बोलते हैं? गोलीय पृष्ठ। गोलीय पृष्ठ। ये गोलीय पृष्ठों में इतनी सारी बातें पहले आपको तो समझनी है, क्योंकि अगर ये सब चीजें आपको समझ आ गई, फिर इसके बाद आगे का कैलकुलेशन करना हमारे लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा। समझ आ रहा है कुछ आपको? तो नॉर्मल अगर मैं कोई भी स्फेरिकल सरफेस बनाऊंगा और मैं बोलूंगा कि उस पर नॉर्मल बना के दिखाओ मुझे, ये एक स्फेरिकल सरफेस है, उत्तल है कि अवतल है? डेंसर मीडियम किधर है? डेंसर मीडियम इधर है, इधर। ये डेंसर मीडियम है, तो कौन सा गोलीय पृष्ठ है? उत्तल। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा? इसके इधर होगा या इसके इधर होगा? इसके इधर होगा। मुझे इस सरफेस के इस पॉइंट पर एक अभिलंब चाहिए। अब बताइए क्या करा जाए? केंद्र से इसको एक लाइन मिला देंगे, ये इस गोलीय पृष्ठ के इस वाले पॉइंट पर अभिलंब का काम करेगा। आप चाहें तो जैसे यहां पर हमने अवतल पृष्ठ लिखा है, तो आप इसके साथ लिख सकते हैं अवतल गोलीय पृष्ठ, क्योंकि पृष्ठ कैसे हैं? गोलीय है कि नहीं है? तो आप इनके साथ और क्या नाम जोड़ सकते हैं? अवतल गोलीय पृष्ठ, उत्तल गोलीय पृष्ठ। ठीक है, इस तरीके से आप नाम जोड़ सकते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर आप गोलीय पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन समझना चाहते हैं तो ये आपको आना ही चाहिए। दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स। अगर आपको ये मालूम ही नहीं होगा, हम बोलते रहेंगे कि सरफेस पे इस पॉइंट पर मुझे नॉर्मल चाहिए, आपको पता ही नहीं लगेगा कहां से जाना चाहिए उसको। मैं बोलूंगा कि वक्रता, माना कि गोलीय पृष्ठ की वक्रता कम है, एजम्पशन करेंगे अभी आगे चल के। मिरर में भी करते थे आप, तो दर्पण में भी आप करते थे, क्लास 10th में भी आपने किया और 12th में भी आपने किया हुआ है। तो आपने मिरर पढ़े, वहां पर भी हम बोलते थे कि अगर दर्पण की वक्रता बहुत कम हो, तो वक्रता हम जब बोलेंगे तो आपको पता लगना चाहिए कि वक्रता कम होने का मीनिंग क्या होता है। अगर आपको ये सारी बातें नहीं मालूम होंगी तो आगे हमें तो समझाने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी और आपको समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो प्लीज आप एक काम करें, ये सारा कुछ पहले आप नोट कर लें, इसके बाद हम आगे चलते हैं।